हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स अड्डा। चलिए 4 जून 2021 के एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हम 3 आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। पहला है डिजिटल टैक्स टशल, सेकंड रूरल हेल्थ केयर नीड्स फिक्सिंग एंड नाउ, एंड थर्ड इज़ अ न्यू होम फॉर ओल्ड आर्ट फैक्ट्स। तो शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, जो कि है डिजिटल टैक्स टशल। तो देखिए, पिछले साल इंडिया ने 2% का डिजिटल एंड सर्विसेज टैक्स इम्पोज किया था उन कंपनीज़ पे जो कि इंडिया की नहीं है, यानी इंडिया के बाहर की कंपनी है, इंडिया में ऑपरेट करती हैं, यहाँ अपनी वो ट्रेड एंड सर्विसेज करती हैं, और यहाँ पे उन्हें जो टर्नओवर हो रहा है एक साल में वो 2 करोड़ से ज़्यादा का हो रहा है। तो ऐसे सभी कंपनीज़ पे 2% का टैक्स लगेगा, जो कि है डिजिटल सर्विसेज टैक्स। जैसे कि देखिए, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, फेसबुक है, यानी जो भी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ऐसी कंपनीज़, उनका टर्नओवर अगर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है और वो इंडिया की कंपनी नहीं है, तो उन्हें वो बिज़नेस जो वो इंडिया में कर रही हैं उसके लिए 2% का डिजिटल एंड सर्विसेज टैक्स पे करना होगा इंडियन गवर्नमेंट को। तो ये लास्ट ईयर इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया था ये मूव, और इसके पहले ऐसा होता था कि जनरली डिजिटल सर्विसेज पे कोई टैक्स इम्पोज नहीं किया जाता था। तो अब इसके रिस्पॉन्स ने यूएस ने अनाउंस किया, अभी यूएस अनाउंस्ड एंड देन इमीडिएटली सस्पेंडेड 25% टैरिफ रेट ऑन ओवर $2 बिलियन ऑफ इम्पोर्ट्स फ्रॉम 6 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया। यानी इंडिया और बाकी जो कंट्रीज़ ने जो कि ये प्रोविज़न इम्पोज किया है, उन सभी कंट्रीज़ से यूएस में होने वाले इम्पोर्ट पर यूएस ने 25% का टैरिफ लगा दिया था। ठीक है, और ये क्यों लगाया था? वो इस मूव के बाद लगाया था कि उन्हें लगा कि हमारी कंट्री के हमारी कंपनीज़ के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उन पे टैक्स इम्पोज किया जा रहा है, तो हम भी उन कंट्रीज़ से आने वाले इम्पोर्ट्स पे कुछ ना कुछ टैरिफ्स लगाएंगे, और इसी के चक्कर में यूएस ने ये मूव किया था। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो अभी फ़िलहाल इस मूव को तो सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि 25% जो टैरिफ इम्पोज किया गया था उसको फ़िलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और रीज़न ये दिया गया है कि फ़िलहाल अभी बातचीत चल रही है, हो सकता है कि इस टैक्स में कुछ चेंजेस आए, हो सकता है टैक्स को हटा लिया जाए। तो क्योंकि अभी बातचीत चल ही रही है, तो हम इस 25% टैरिफ लगाने का जो मूव था उसको फ़िलहाल के लिए हम सस्पेंड कर रहे हैं। बाकी आगे क्या डिसीजन लिया जाता है वो नेगोशिएशंस के बाद ही डिसाइड होगा। लेकिन अगर ये 25% का टैरिफ इम्पोज कर दिया जाता तो इंडिया को इससे काफ़ी नुकसान होता, क्योंकि इंडिया से यूएस में जाने वाले ऑलमोस्ट 118 मिलियन डॉलर की जो चीज़ें हैं, यानी जो एक्सपोर्ट है, उस पर 25% का टैरिफ लगता, तो इंडिया को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता। तो राइटर फ़िलहाल इस में कह रहे हैं इस आर्टिकल में कि जो डिजिटल टैक्स के चक्कर में जो टशल हो रहा है कंट्रीज़ के बीच में, ये हम फ़िलहाल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वैसे भी पैंडेमिक की सिचुएशन है, और ऐसे में इस इशू पर हमें फ़ाइट करना, नेगोशिएशंस हो रहे हैं, देखो आगे क्या होता है, बट इसको फ़ाइट नहीं करना चाहिए, इसको बातचीत के द्वारा सुलझा लेना चाहिए। तो मेन आपको यहाँ पे समझना ये है कि डिजिटल सर्विसेज टैक्स क्या है और ये क्यों न्यूज़ में है, और ये जो यूएस ने 25% वाला मूव लिया था वो क्यों लिया था, और फिलहाल इसको सस्पेंड कर दिया है क्योंकि फ़िलहाल अब इन कंट्रीज़ के बीच में नेगोशिएशंस हो रही हैं। और एक चीज़ और कि जो डिजिटल सर्विसेज टैक्स है ये इम्पोज करने 2% का जो डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाया गया है वो इंडिया के द्वारा लगाया गया है, पर ऐसा नहीं है कि डिजिटल सर्विसेज टैक्स सिर्फ इंडिया ने ही लगाए हैं। दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं जिन्होंने इस तरीके के टैक्स को इम्पोज किया है, जैसे कि यूके ने भी डिजिटल सर्विसेज टैक्स को लगाया है। तो ये पूरा आर्टिकल था डिजिटल सर्विसेज टैक्स के बारे में। हम अगले आर्टिकल को देखते हैं, जो कि है रूरल हेल्थ केयर नीड्स फिक्सिंग एंड नाउ। देखिए, ये जो आर्टिकल है वो हरियाणा के पहले रहे सीएम यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा लिखा गया है, और ये यहाँ पे हमारी जो हेल्थ सर्विसेज है उसमें जो क्या शॉर्टफॉल्स हैं, क्या कमियां हैं, वो बता रहे हैं। हालांकि इन आर्टिकल में बहुत ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं था, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ तो इन्होंने हरियाणा के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है कि हरियाणा में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जब वो पंजाब से सेपरेट हुआ, फिर उसको इम्प्रूव कैसे किया गया, और इन्होंने जब ये खुद वहाँ पे सीएम थे उन्होंने क्या क्या काम किया है। तो फिलहाल वो तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, पर इंडिया के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि
प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट हमारे कंट्री में 29,337 है, और हमारे पास अभी 25,000 के अप्रॉक्स में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स अवेलेबल हैं, यानी कि 3,594 सेंटर्स की कमी है हमारे कंट्री में। और ऐसे अगर हम कहें इस डेटा के अकॉर्डिंग 25 विलेजेस पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, यानी 25 विलेजेस हैं, उन सभी 25 विलेजेस को एक ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्रोवाइड किया हुआ है इस डेटा के अकॉर्डिंग, जो कि काफ़ी कम है। अगर हम यहाँ पे बात करें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की, तो उनकी रिक्वायरमेंट है हमारी कंट्री में 7,322, पर अवेलेबल कितने हैं 5,624। लेकिन अगर हम इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में स्पेशलिस्ट की बात करें तो 81.8% का शॉर्टफॉल है, यानी इतनी ज़्यादा कमी है हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर्स में एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट की। और रूरल एरियाज़ में मेनली ये डेटा जो बता रखे हैं, ये बहुत वहाँ की हालत ख़राब है। और अगर हम 2020 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो ये बताता है कि इंडिया में 8 हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल हैं पर 10,000 पॉपुलेशन। तो ये जो हमारी फ़िलहाल शॉर्टफॉल्स हैं हमारी हेल्थ सर्विसेज में, स्पेशलिस्ट में पर 10,000 पॉपुलेशन के बीच में सिर्फ 8 बेड हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ सर्विस का मतलब एक बहुत ही डिवास्टेटिंग रूप दिखाता है कि कितना बेकार हालत है हमारे हेल्थ सर्विसेज की। और ऐसे में अगर जो हम पेंडेमिक फेस कर रहे हैं वो होना ही था, क्योंकि इतनी बेकार हेल्थ सर्विसेज के चलते कहीं पे अगर इस तरीके की बीमारी फैलती है जो थोड़े लार्ज स्केल पे फैल जाती है, तो हम उनकी नीड्स को कैटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं है कि हम उनको कैटर कर सकें। फिर यहाँ पे राइटर ये बताते हैं कि गवर्नमेंट को फ़िलहाल जितने भी वहाँ पे रूरल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत है, यानी जितने भी वहाँ पे एनजीओज़ वगैरह हैं, उन सबके साथ इंगेज करना चाहिए। और हेल्थ सर्विसेज को फ़िलहाल इस स्टेज पर, जब पेंडेमिक की सिचुएशन रूरल एरिया में भी सेकेंड वेव में काफ़ी ज़्यादा पहुँच चुकी है, तो उन सबका साथ लेकर सबको मिलाकर काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि हेल्थ सर्विसेज को उन लोगों तक पहुंचाया जा सके जो कि फ़िलहाल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं कोविड के चक्कर में। और इवन कोविड जैसे अब धीरे धीरे तो इसके केसेस कम हो रहे हैं, उसके बाद भी हमें हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ सर्विसेज की जो बुरी हालत है उसके चलते हम जो भी इस तरह की प्रॉब्लम, और अगर थर्ड वेव आ जाती है तब तो उसका सामना हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो फ़िलहाल ज़रूरी है, इवन पैंडेमिक ने ये हमारी जो हेल्थ सर्विसेज की बुरी हालत है वो हमारे सामने लाकर खड़ी कर दी है कि कितनी बेकार हालत है यहाँ पे, तो उसमें इम्प्रूव किया जाना चाहिए। और उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, इमीडिएटली इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत महसूस की जा रही है। और अगर हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें तो ग्लोबली जितनी भी डेथ होती हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें से 71% डेथ जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से होती हैं। और इंडिया की बात करें तो टोटल डेथ में 60% हिस्सा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेट नहीं हो सकती हैं। जैसे कि एक पर्सन को फीवर है तो कोई दूसरे पर्सन को ये फीवर ट्रांसफ़र नहीं होगा, एक पर्सन को टीबी है तो वो दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो इस तरह की हाइपरटेंशन है, टीबी है, फीवर है, टाइफॉइड है, ऐसी सिचुएशंस मतलब ऐसे डिजीज़ेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सिर्फ टच के थ्रू, कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र ना हो, उन्हें हम कहेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस एज सच देखा जाए तो इतनी सीवियर कंडीशन नहीं फैलाएंगी, मतलब पैदा करेंगी कि एक पर्सन को है तो उससे कई सारे पर्सन से इन्फेक्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका हम देखें परसेंटेज टोटल डेथ में तो 71% एंड 60% ये काफ़ी हाई है। तो ये भी बताता है कि जो हमारी हेल्थ सर्विसेज हैं वो कितनी ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं कि हम इन बीमारियों के प्रति भी खुद को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। उसका सीधा सा रीज़न यही है कि हमारे पास हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल नहीं है कि हम अपनी बीमारियों को क्योर करा सकें इन सर्विसेज के चक्कर में। और रूरल एरियाज़ में हालत बहुत ख़राब है। अर्बन एरियाज़ में तो चलो फिर भी प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, आप जाके वहाँ पे इलाज करा सकते हो, बट रूरल एरियाज़ में पहली बात तो लोग ज़्यादा गरीब हैं, उनके पास इतने पैसे हैं नहीं कि वो प्राइवेट सर्विसेज को अवेल कर सकें। तो वो डिपेंड करते हैं वहाँ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पे। और वहाँ पे अगर इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव होगा, स्पेशलिस्ट का अभाव होगा वहाँ पे,
तो ऑब्वियस सी बात है कि इन लोगों को टाइम से इनका इलाज नहीं मिल पाएगा, और उस वजह से हम देखेंगे कि काफ़ी सारे डेथ्स और बहुत सारी बीमारियां रूरल एरिया में प्रेवलेंट होती हैं। तो ज़रूरत है फ़िलहाल हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवैम्प करने की, उसे सुधारने की। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं जो कि है आ न्यू होम फॉर ओल्ड आर्टफैक्ट्स। तो आप लोगों ने सुना होगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि फ़िलहाल नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाए जाने का प्रावधान है उसमें, ठीक है। तो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाएगी, तो फिलहाल जो हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, ये तो बेकार हो जाएंगे, क्योंकि फिर यहाँ पे तो काम नहीं चलेगा जो फ़िलहाल काम हो रहा है। तो ये प्लान किया जा रहा है कि नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक में नेशनल म्यूज़ियम जो है हमारा, उसको रीलोकेट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो राइटर हैं काफ़ी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये करने से अच्छा ही होगा, फ़ायदा होगा नेशनल म्यूज़ियम को। कैसे, देखिए, नेशनल म्यूज़ियम होता क्या है कि ये हमारी जो रिच हिस्ट्री है, हेरिटेज है, उसको शो करता है। हम वहाँ जाएंगे, देखेंगे तो हमारी पास्ट की बहुत सारी चीज़ें, हिस्टोरिकल चीज़ें जो हेरिटेज, जिस पे हम प्राउड फील कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे। तो मतलब नेशनल म्यूज़ियम एक रिपोजिटरी है, एक स्टोरेज हाउस है, जहाँ पे हम अपनी पास्ट की सारी चीज़ें, हेरिटेज हम संजो कर रखते हैं, ठीक है। अब नेशनल म्यूज़ियम फ़िलहाल जहाँ पे लोकेटेड है वो एरिया काफ़ी स्मॉल है, और बहुत कम चीज़ें ही हम शो कर सकते हैं नेशनल म्यूज़ियम में। तो इनका कहना ये है कि फ़िलहाल हमारे म्यूज़ियम में 2 लाख से ज़्यादा कल्चरल कलेक्शंस हैं, पर हम डिस्प्ले में सिर्फ 6% ही लगा पाते हैं। रीज़न क्या है कि एरिया इतना अवेलेबल नहीं है कि ज़्यादा चीज़ों को डिस्प्ले किया जा सके, और अगर कम चीज़ों को डिस्प्ले किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी नॉलेज कम लोगों को ही हो पाएगी। जितना ज़्यादा चीज़ें डिस्प्ले की जाएंगी उतनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी, लोग उतना ज़्यादा अपने पास्ट के बारे में जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ऐसे में बताया ये जा रहा है कि जो न्यू लोकेशन है वो प्रेजेंट की लोकेशन से 4.5 यानी कि 4.5 गुना ज़्यादा बड़ी है। तो इसका मतलब अगर इस एवरेज से अगर हम देखें तो अभी फ़िलहाल अगर 6% हम डिस्प्ले कर पा रहे हैं, तो इस मूव के बाद 27% ऑलमोस्ट हम डिस्प्ले कर पाएंगे, या हो सकता है कि इस तरह के अरेंजमेंट हो कि ज़्यादा ही कर पाएँ। इसका मतलब है कि हम नई बिल्डिंग में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि हर साल एक्सकेवेशंस वगैरह होते हैं, या हम दूसरी कंट्रीज से जो हमारी चीज़ें गई हुई हैं उसको हम रिपैट्रिएट करते हैं। तो इन सब के थ्रू क्या होता है कि हमारे कलेक्शंस बढ़ते जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पर हमारे पास स्पेस उतना ही अगर है तो हम चीज़ों को कहीं ना कहीं हमें स्टोर हाउस में रखना पड़ेगा, उसके लिए भी हमें स्पेस चाहिए। तो नई बिल्डिंग मिल जाने से जो स्पेशियस है, जहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, तो ज़्यादा चीज़ें डिस्प्ले हो पाएंगी, ज़्यादा चीज़ें स्टोर हो पाएंगी, यहाँ पे ज़्यादा विजिटर्स आ पाएंगे और अपने हिस्ट्री के बारे में, अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएंगे और उससे जुड़ पाएंगे। और साथ ही साथ जो नेशनल म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट है उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इनसे काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि अब जब चीज़ें लार्ज अमाउंट में डिस्प्ले की जाएंगी तो इनको स्टडी करने के लिए ज़्यादा चीज़ें मिल पाएंगी, ये स्टूडेंट्स ज़्यादा चीज़ों से फेमिलियर हो पाएंगे। तो इनके लिए काफ़ी अच्छा मूव होगा कि ये ज़्यादा चीज़ों को जान और समझ पाएंगे, और ये हमारे हिस्ट्री को प्रिजर्व करने का भी एक अच्छा तरीका बताया जा सकता है, और लोगों तक इसके बारे में नॉलेज पहुंचाने का भी ये एक अच्छा तरीका है। तो ये आज हमारे 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं आज के न्यूज़पेपर में। और फिलहाल तो वैसे भी आजकल न्यूज़पेपर में, द हिंदू में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।